नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मंगलवार के दिन आपके लिए बड़ी खबर, दिशा और सुशांत के वॉरियर के लिए बड़ी खबर है। आ गई है तारीख और इस बार सारे के नपने की पूरी संभावना नहीं, नपेंगे ही। और हमारे पास जो छन छन करके खबर आ रही है उसमें ठाकरे परिवार अब अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं पूरी तरह से। वो कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं, उन्होंने पिछली बार बहाना बनाया था कि उनकी मां को हार्ट अटैक आ गया है। पूरा पैटर्न जो है केस को भटकाने के लिए, अटकाने के लिए पूरी साजिश चल रही है। आखिर में कुछ नहीं बचा तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कह दिया गया कि मां को हार्ट अटैक आ गया है, इसलिए 2 सप्ताह का समय दे दीजिए। अब 2 सप्ताह के समय के लिए रजिस्ट्री ने पूरी ताकत लगा दी कि हम 2 सप्ताह के अंदर तारीख देंगे। लेकिन इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी कि इसको और मुलतवी किया जाए, और मुलतवी किया जाए। मार्च के दूसरे हफ्ते में इस बात की सुनवाई हो जानी थी, लेकिन नहीं हुई। तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है और अब इसको ले जाकर के आखिरी हफ्ते में लेके चले गए। लेकिन अब इस आखिरी हफ्ते में जो योजना है उसके हिसाब से उनकी योजना है कि अब जो नई तारीख आई है, तारीख आ गई है 26 मार्च 2026। 26 मार्च को सुनवाई होनी है। अब 26 मार्च को अगर सुनवाई होगी तो इनका बहाना क्या होगा? 26 और 27 दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि 26-27 मार्च को सुनवाई हो सकती है, तारीख आ गई है। लेकिन इसे पर्दे में रखा जा रहा है। हमने जब अपने सूत्रों से बात की तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ 26-27 को डेट लग चुका है और सुनवाई होगी। मुख्य बात मित्रों ये है, आखिरी बार ठाकरे ने मुख्यमंत्री का रुख किया है। ठाकरे परिवार अब आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। वो बार बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस केस से हमें निकाल लीजिए। देवेंद्र फडणवीस के हाथ में कुछ भी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने तरफ से संकेत दे दिया है कि मैं इसमें ना तो किसी को फंसाऊंगा ना किसी को बचाऊंगा, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अदालत जो फैसला देगी वही होगा। अभी कुछ दिन पहले सतीश साल्यान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और यह भी मुझे खबर मिली। लेकिन सतीश साल्यान अपनी बेटी के न्याय के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि कुछ हो जाए, उनके जान को खतरा है। हम बार बार कह रहे हैं, दिशा के पिता और माता की जान को खतरा है। हम बार बार कह रहे हैं कि एडवोकेट नीलेश ओझा के ऊपर खतरा है। हम बार बार कह रहे हैं कि एडवोकेट नीलेश ओझा की पूरी टीम के ऊपर खतरा है। और अगर आने वाले दिनों में कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए सीधे तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार होंगे। आज पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं। ये लड़ाई पिछले 2.5-3 वर्षों से हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। 2023 सितंबर अक्टूबर में, नवंबर में पीआईएल फाइल हुई थी और 1.5 साल तक पीआईएल की सुनवाई नहीं हुई थी। उस पीआईएल में भी जिक्र किया गया था कि हम सब के ऊपर जानलेवा हमला हो सकते हैं। मुझे भी थ्रेटनिंग मिल चुकी है। लेकिन मैंने जब उत्तर प्रदेश पुलिस को संपर्क किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय तक लेटर भेजा, मैं जहां पर रहता हूं वहां के कमिश्नर को भेजा, उन्होंने फौरन कार्रवाई की और उनका जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होता है
उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से छानबीन की और हमारे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया। यहां लिखित में गया हुआ है, हमने पत्र लिखित में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी दिया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी पहुंचा है कि जो अभियान चलाए जा रहे हैं, क्योंकि यह लड़ाई छोटी नहीं है, यह लड़ाई बहुत बड़ी है और इसीलिए अदालत में तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख ली जा रही है। मैं फिर एक बार अनुरोध कर रहा हूं, सतीश साल्यान और उनकी पत्नी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। नीलेश ओझा और उनके सभी 50 जो एडवोकेट हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि जैसे जैसे यह मामला नजदीक आएगा, अदालत निर्णय देगी। निर्णय देना ही है, अदालत के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उनको एफआईआर का आदेश देना ही है। तो जिस प्रकार से हमें धमकी मिली और हमने जब उत्तर प्रदेश के पुलिस का रुख किया और जिस तरह से मुझे उत्तर प्रदेश के पुलिस का समर्थन मिला है, हमें प्रोटेक्शन मिला है, मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रोटेक्शन कम से कम सतीश साल्यान को, उनकी पत्नी को, दिशा की मां को और नीलेश ओझा और उनकी पूरी टीम को दी जाए। आज मैं फिर अपील कर रहा हूं और अगर कोई घटना होती है तो मैं कैमरे पर कह रहा हूं, इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। मैं बार बार और मेरा भी पत्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा है, उसमें सीसी टू सीएम फडणवीस भी है और सीसी केंद्रीय गृह मंत्री को भी गया है। और हमने जब पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया तो सबसे ज्यादा एक्शन, और मैं आभार प्रकट करता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का और पुलिस कमिश्नर का, हमारे लोकल पुलिस कमिश्नर का, जिन्होंने जबरदस्त कार्रवाई की, फौरन कार्रवाई की। 3 दिन के अंदर कमिटी बैठ गई, सिक्योरिटी का पूरा एनालिसिस हुआ और उन्होंने अपने इंटेलिजेंस को चाक चौबंद कर दिया हमारे स्टूडियो के आसपास, हमारे घर के आसपास। यह लिखित में है, यह कोई अलिखित नहीं है, यह लिखित में है कि कैसे कमिटी गठित हुई कमिश्नर के ऑफिस में और कैसे इसकी पड़ताल हुई। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो रहा है। रूप कुमार साहा ने मुझे कई बार फोन करके कहा है कि आशुतोष जी, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, मेरा लाइसेंस जो है वही कम से कम रिन्यू करवा दीजिए। कौन है रूप कुमार साहा? आपको मालूम है, सुशांत के पोस्टमार्टम करने वाले हैं रूप कुमार साहा। उन्होंने कैमरे पर आकर के कहा था कि सुशांत की हत्या हुई है, ब्रूटल मर्डर हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो पोस्टमार्टम करने वाले व्यक्ति हैं उसमें से एक रूप कुमार साह हैं, जिन्होंने कहा है कि सुशांत की ब्रूटल मर्डर हुई है, ये सुसाइड नहीं है। ये कैमरे पर उन्होंने कहा, लेकिन उनको कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है। दलाल मीडिया जिस प्रकार से ठाकरे गैंग को बचाने का काम कर रही है और महाराष्ट्र के पुलिस कोई संरक्षण नहीं दे रही है, इसका मतलब है कि महाराष्ट्र पुलिस भी इसमें सांगोपांग लिप्त है। और इसीलिए जब नोटिस गया था महाराष्ट्र के डीजीपी को, महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को, तो इन तीनों ने रिप्लाई फाइल नहीं किया। रिप्लाई फाइल किया कौन? तो शैलेंद्र नगरकर। अभी मेरे पास जो खबर आ रही है मित्रों शैलेंद्र नगरकर के बारे में, शैलेंद्र नगरकर लगातार दौड़ धूप कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि उस केस से वो हट जाए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत संगीन आरोप लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें शैलेंद्र नगरकर को भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री, जो वहां की सरकार में मंत्री हैं, और उनके एक एमएलए ने मंत्री के सामने में गाली गलौज किया शैलेंद्र नगरकर को। और ये काम सिर्फ एक केस में नहीं किया है शैलेंद्र नगरकर, खाली दिशा के केस में, ये काम पहले से भी वो करता रहा है। दिशा से मिलता जुलता केस जो 2011 का केस है, उसकी भी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी, जिसमें की वीडियोग्राफी हुई थी पोस्टमार्टम की। दिशा के वीडियोग्राफी कहां है पोस्टमार्टम की? तो ये मामला बिल्कुल आईने की तरह साफ है। जैसे ही अदालत 26 तारीख को बैठेगी, और इस बार कौन सा हार्ट अटैक दिखाएंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो मोहतरमा पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उनके खिलाफ नीलेश ओझा ने पब्लिक प्रोसीडिंग्स मांगा है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मांगा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ और शैलेंद्र नगरकर के खिलाफ। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने
को आउट ऑफ कोर्ट जाकर के नीलेश ओझा जी को रिक्वेस्ट किया कि मेरा नाम इससे हटा दीजिए, भले ही शैलेंद्र नगरकर का रहने दीजिए। यहां तक मामला जा चुका है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर खुद अर्ज कर रही हैं कि मेरे नाम को इस केस से हटा दीजिए, मेरे खिलाफ क्यों आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की डिमांड कर रहे हैं, मुझे क्यों जेल भेजना चाह रहे हैं। नीलेश ओझा जी ने कहा कि भाई आपको मैं जेल भेजना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपने गलत एफिडेविट को एक्सेप्ट किया है और उसका आर्गुमेंट कर रही है। आप कह सकती हैं कि ठीक है मैं सरकारी वकील हूं, मेरी तो ये जिम्मेदारी है उनको डिफेंड करना। झूठ को आप डिफेंड करेंगे क्या? जो संपूर्ण झूठ है उसको आप डिफेंड करेंगे? वो लगातार इसके पहले कहा कि अभी देखिए किस किस तरह से वो डेट मांग रहे हैं। पहली बार कहा कि इंक्वायरी चल रही है, तो पूछा गया कि इंक्वायरी किस किस सेक्शन में चल रही है, नहीं है। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज है, नहीं है। तो इंक्वायरी किस चीज की चल रही है भाई? ये धूर्तता जो है, देवेंद्र फडणवीस जी पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं महाराष्ट्र में, पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है। इसलिए मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को लेनी पड़ेगी। अगर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटी, ये जिम्मेदारी सोनली देवेंद्र फडणवीस की होगी। जिस प्रकार से एडवोकेट वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से सतीश साल्यान और उनकी पत्नी लड़ाई लड़ रही है अपनी बेटी के न्याय के लिए, कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है, कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। और ये केस ऐसे पड़ाव पर आ चुका है जहां से इन सभी को जेल जाना अनिवार्य है। उसको कोई दुनिया की शक्ति रोक नहीं सकती। देवेंद्र फडणवीस तो उनकी औकात नहीं है कि उनको जेल जाने से रोक लें, नहीं रोक सकते हैं वो। क्योंकि जब प्रोसीडिंग्स में कहा गया कि भाई इंक्वायरी चल रही है, तो इंक्वायरी किस आधार पर चल रही है, किस सेक्शन में चल रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जो स्थापना हुई 2022 में, जब देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री थे, अभी भी गृह मंत्रालय उनके पास है, और जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तो 12 महीने लग गए एसआईटी के अधिकारियों की घोषणा करने में। तो अदालत में रखा गया कि भाई किस सेक्शन में इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी का कुछ पता ही नहीं है, सेक्शन का कुछ पता ही नहीं है। बोला इसका कोई मतलब नहीं है। तो पहले, अब देखिए अदालत भी खेल कर रही है। अदालत को उसी दिन यह कह देना चाहिए था कि नथिंग डूइंग, गो एंड इमीडिएटली फाइल एन एफआईआर एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। अदालत ने नहीं कहा। खेल चल रहा है अदालत में, खेल चल रहा है। 12 महीने होने को हैं। मार्च में रिट पिटीशन फाइल हुआ था, मार्च 2025 में। मार्च 2026 है। रिट पिटीशन पर सिर्फ एफआईआर के लिए रिट पिटीशन फाइल हुआ था कि एफआईआर कर दो। एफआईआर के लिए 12 महीने लग गए। और जस्टिस सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि हम कॉमनवेल्थ के लिए खड़े हैं। मैं हैरान हूं, सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस जी सूर्यकांत जी, कहां है कॉमनवेल्थ के लिए आप खड़े? बताइए आप। अदालत में जवाब नहीं दे पा रही है सरकार कि भाई किस सेक्शन में कौन सा एफआईआर किया, बिना सेक्शन के इंक्वायरी कहां हो रही है। अदालत में महाराष्ट्र सरकार जवाब नहीं दे पा रही है कि 12 महीने के बाद भी आपने एसआईटी गठित क्यों नहीं किया। 12 महीने लग गए आपको एसआईटी गठित करने में, और 12 महीने से अभी मार्च 26 हो गया, 4 साल बीत गए। एसआईटी की रिपोर्ट कहां है? किधर है एसआईटी की रिपोर्ट? अगर आपने इंक्वायरी की, सवाल है कि इंक्वायरी किस सेक्शन में किया। एसआईटी को कौन सा अधिकार दिया जाता है कि बिना किसी सेक्शन के आप इंक्वायरी करने लगे? अरे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिखा गया होगा कि फलाने सेक्शन में, फलाने एफआईआर में, इसके तहत अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित हुई है, वो इंक्वायरी करने के लिए जा रही है। सब धन बायस पसेरी चल रहा है और माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनको दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जो भ्रष्टाचारी वकील हैं, उन्होंने आकर के उनको बताया कि क्लास 8 के एनसीईआरटी के बुक में जुडिशियल करप्शन को लेकर के पढ़ाया जा रहा है। वह हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी एकदम से आग बबूला हो गए। उनको लगा कि नहीं, ये जुडिशरी की तौहीन है। बड़ी अच्छी बात है। देखिए माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी, हम ही हैं, हमारा ही क्यूबाइव नेटवर्क है जो लगातार आपकी तारीफ करता रहा है, लगातार। लेकिन इस मुद्दे पर तो तारीफ नहीं करूंगा। कहां है आपकी जुडिशरी? कहां है आपका मुंबई हाईकोर्ट? 12 महीने में एफआईआर का आदेश नहीं हो रहा है। सारे केस लॉ हैं, सारे केस लॉ इस कानून के पक्ष में हैं, पूरा कानून पक्ष में खड़ा है कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन का आदेश नहीं हो रहा है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर
कंप्लीटली फ्रॉड कर रही है। पिछले हियरिंग में कह दिया कि मां को हार्ट अटैक हो गया, उसके पहले कहा कि हमने भेजा है ऑडिट के लिए, फॉरेंसिक ऑडिट के लिए। किसका भाई? सीसीटीवी फुटेज का फॉरेंसिक ऑडिट के लिए गया है। आर्गुमेंट बेसलेस आर्गुमेंट अदालत में दिए जा रहे हैं और अदालत को यह दिखाई नहीं पड़ रहा है, जस्टिस भोसले को यह दिखाई नहीं पड़ा, जस्टिस गडकरी को यह दिखाई नहीं पड़ा। पांच हियरिंग हो गई, लेकिन जस्टिस भोसले को और जस्टिस गडकरी को यह दिखाई नहीं पड़ा। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यह पक्ष लगातार कोर्ट को मिसलीड कर रहा है और समय को बढ़ा रहा है, कोर्ट का प्रीशियस टाइम खर्च कर रहा है, लेकिन अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। और माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि नहीं, जुडिशियल करप्शन के ऊपर जो किताब में लिखी जा रही है वो ठीक नहीं है। पद्मश्री है, पद्मश्री, जिनको आपने रोका है माननीय चीफ जस्टिस जी, पद्मश्री, और हर तरफ आलोचना हो रही है आपकी। आपने खुद ही आलोचना को आमंत्रित किया है भ्रष्टाचारी वकील के कहने पर। भ्रष्टाचारी हैं, डंके की चोट पर कह रहा हूं, उन वकीलों के कहने पर जिनकी साख मिट्टी में मिल चुकी है। उन्होंने आपको आकर के कह दिया कि 8वीं क्लास में जो है जुडिशियल करप्शन के ऊपर चर्चा हो रही है। क्यों नहीं चर्चा होगी? यशवंत वर्मा के यहां करोड़ों रुपए का जो गड्डी पकड़ाया, क्या किया आपने? क्या किया जस्टिस खन्ना ने जाते जाते? क्यों किया? अरे इतना बड़ा करप्शन चल रहा है। 2 दिन के लिए वैकेशन बेंच था, 2 दिन का वैकेशन बेंच था केजरीवाल का। अभी मैं इस पर अलग से शो करने वाला हूं। 2 दिन का, वो 2 दिन के वैकेशन बेंच ने आकर के फटाफट बेल दे दिया, फटाफट केजरीवाल जी को बेल दे दिया। 2 दिन के लिए सिर्फ आई थी वो, बेल दे दिया लोअर कोर्ट ने। 2 दिन में ऐसा कौन सा चीज पढ़ लिया उन्होंने? अरे कम से कम उनको ये कहना चाहिए था कि देखिए इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसका मुझे अध्ययन करना पड़ेगा और मेरे पास वो वक्त नहीं है, तो जो रेगुलर कोर्ट है वो आपको बेल के लिए उसमें आप जाइए। मैं वैकेशन बेंच के बतौर यहाँ पर आई हूं या आया हूं, मैं इसमें कोई जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले सकती या ले सकता। ये है जुडिशरी, ये है जुडिशरी। अभी ये जो धूर्त केजरीवाल है वो खत लिख रहा है, जस्टिस के खिलाफ खत लिख रहा है कि उनसे हमें न्याय नहीं मिलेगा। मिलॉर्ड, बहुत गड़बड़ हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो अगली जो तारीख है, पूरे देश की नजर है, पूरा देश देख रहा है। जो आपसे डिमांड किया गया है उसमें ठाकरे का बचना नामुमकिन है, रोहन राय का बचना नामुमकिन है, रिया चक्रवर्ती का बचना नामुमकिन है, नामुमकिन है। और मैं फिर कह रहा हूं कि दुनिया की जितनी भी ताकत लगानी है, मोदी को खड़ा कर लें, फडणवीस को खड़ा कर लें, कर लें। जब देश की जनता जागेगी तो आप समझ लीजिए। फिर मैं दिनकर की कविता कोट कर रहा हूं, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में, समय में, समय में दाव कहां, वो जिधर चाहती वक्त उधर ही मुड़ता है। आप समझ लीजिए, समय उधर ही मुड़ेगा जिस तरफ जनता चाहेगी। तो जनता की अवहेलना करके कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई चीफ जस्टिस नहीं चल सकता है। एंड वी आर द वॉइस ऑफ वॉइसलेस, माइंड इट, वी शैल नॉट स्टॉप इट एंड वी शैल कीप alarming you that please be on the path of righteousness and justice and truth. And I am hoping that on 26th of March, justice will be delivered and the order will be passed in favor of Satish Salyan, the father of Disha, and I'm hoping the FIR will be registered. Thank you very much. Namaskar.